चलिए अब इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल ये है कि आखिर पता कैसे चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। इसको ना एक तरह की जासूसी की तरह समझिए। हम इसके सुराग ढूंढने वाले हैं। और ये रहे हमारे 4 सबसे बड़े सुराग। ध्यान से सुनिएगा। पहला, पदार्थ की अवस्था में बदलाव, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाना। दूसरा, रंग में बदलाव। तीसरा, किसी गैस का निकलना जैसे बुलबुले उठना। और चौथा, तापमान का बदलना, यानी कोई चीज़ या तो गर्म हो जाएगी या फिर ठंडी पड़ जाएगी। अब इन संकेतों को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही क्लासिक और मज़ेदार एग्जाम्पल देखते हैं। वो है एक मैग्नीशियम रिबन को जलाना। और इसमें मज़ेदार बात पता है क्या है? जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो एक बहुत ही तेज चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद लौ निकलती है। और जलने के बाद वो जो चमकीली सी मेटल की पट्टी थी वो एक सफ़ेद पाउडर में बदल जाती है। तो देखिए, सुराग मिले, रंग बदला, अवस्था बदली, और भाई आग है तो जाहिर है तापमान तो बदला ही। ठीक है, तो हमने रिएक्शन होते हुए तो देख लिया, पर सवाल ये है कि वैज्ञानिक इसे लिखते कैसे हैं। भाई इसके लिए वो एक खास लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एक यूनिवर्सल कोड, जिसे केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इस भाषा के 2 सबसे जरूरी शब्द हैं, अभिकारक और उत्पाद। बहुत सिंपल है। अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स वो चीजें हैं जिनसे रिएक्शन शुरू होता है, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स वो नई चीजें हैं जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। और ये जो बीच में तीर है ये बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखिए, हम चाहें तो मैग्नीशियम वाले रिएक्शन को एक पूरे वाक्य में भी लिख सकते हैं। जैसे, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये सही तो है, पर सोचिए कितना लंबा है। वैज्ञानिकों के लिए ये तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसे आसान बनाने का पहला स्टेप है वर्ड इक्वेशन। इसमें हम बस चीज़ों के नाम लिख देते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और तीर के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। साफ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद। और अब आता है सबसे स्मार्ट और कंसाइज तरीका, केमिकल इक्वेशन। इसमें हम केमिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी कहानी बस कुछ अक्षरों में सिमट गई। Mg + O2 to MgO। ये है केमिस्ट्री की असली यूनिवर्सल लैंग्वेज, जिसे पूरी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक समझ सकता है। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी सवाल, इन इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? ये सिर्फ मैथ की तरह नंबर बराबर करना नहीं है। नहीं, ये यूनिवर्स के यानी ब्रह्मांड के एक सबसे फंडामेंटल नियम को फॉलो करना है। और वो नियम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब बहुत सीधा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप न तो कुछ नया बना सकते हैं, न ही कुछ नष्ट कर सकते हैं। एटम यानी परमाणु बस अपनी जगह बदलते हैं, पार्टनर्स बदलते हैं। तो जितने एटम रिएक्शन की शुरुआत में थे उतने ही आखिर में भी होने चाहिए। सिंपल। चलिए एक अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन में फर्क देखते हैं। देखिए, ऊपर वाले में बाईं तरफ आयरन यानी लोहे का सिर्फ एक एटम है, पर दाईं तरफ 3। ये तो नियम के खिलाफ हो गया। लेकिन नीचे वाले बैलेंस्ड इक्वेशन को देखिए। अब दोनों तरफ लोहे के 3-3 एटम, हाइड्रोजन के 8-8 और ऑक्सीजन के 4-4 एटम हैं। अब हुई ना बात बराबर? अच्छा, तो अब हमें रिएक्शंस को लिखना और बैलेंस करना आ गया है। तो चलिए आप देखते हैं कि इनकी कुछ कॉमन टाइप्स क्या हैं। इन्हें हम केमिस्ट्री की कहानी के अलग-अलग प्रकार भी कह सकते हैं। पहला प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये बहुत सीधी है। 2 या ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होकर यानी मिलकर एक सिंगल नई चीज बनाती हैं। जैसे A और B मिलकर AB बन गए। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं। ये दोनों मिलकर बनाते हैं बुझा हुआ चूना, वही जिसका इस्तेमाल दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है। अगला प्रकार है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया, और ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। इसमें एक सिंगल चीज टूटकर 2 या ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बट जाती है। मतलब AB टूट गया और A और B अलग अलग हो गए। जैसे कि जब चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट
को गर्म किया जाता है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। अक्सर इस तरह के रिएक्शन के लिए बाहर से एनर्जी जैसे कि गर्मी देनी पड़ती है। तो याद रखने वाली बात क्या है? कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं और डीकॉम्पोजिशन में एक चीज टूटकर कई हो जाती है, एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट। तीसरे टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन। इसमें ना थोड़ा कंपटीशन होता है। एक ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद वहां बैठ जाता है। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालना। अब होता क्या है कि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसकी जगह से किक आउट कर देता है और धीरे धीरे सॉल्यूशन का वो जो नीला रंग है ना, वो फीका पड़ने लगता है। और चौथा मेन टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे समझिए जैसे दो कपल्स अपने पार्टनर्स को स्वैप कर लेते हैं। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करते हैं और उससे दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। चलिए अब इस सारी साइंस को वापस अपनी रियल लाइफ में लेकर आते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये सब कुछ इसी वक्त हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ हो रहा है। जरा सोचिए, हम जो सांस लेते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। लोहे पर धीरे धीरे जो जंग लगता है, वो भी एक रिएक्शन है। और कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी होती है? वो नाइट्रोजन होती है, ताकि चिप्स का तेल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब न हो जाए। ये भी केमिस्ट्री है। तो अगली बार जब कोई सांस ले या किचन में कुछ पकता देखे या किसी पुरानी लोहे की चीज पर नजर पड़े, तो एक पल रुककर सोचा जा सकता है, अब जब इसके साइंस पता चल गए हैं, तो क्या अपने आसपास हो रहे किसी केमिकल रिएक्शन को पहचाना जा सकता है?